जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं होटल बुकिंग कंफर्म पेड लेके जाएं, रिटर्न टिकट लेके जाएं और टूर गाइड को हायर लाजमी कर लें। आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो कैश साथ लेके जाना होता है। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं विजिट पे जो मनी मस्ट है, कम से कम $1,000 आपके पास पर डे होना चाहिए। $100। बट अगर आपका स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, स्पॉन्सर अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ अपना होना चाहिए। आपके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा है ये शो ना कर सकें तो ये भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं आसियान कंट्रीज़ में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, क्योंकि आगे उन्होंने यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए अप्लाई करना है। तो क्या वाकई इसका फ़ायदा होता है उनको? बिल्कुल फ़ायदा होता है। ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट को एक मेंटेन करके अप्लाई किया जाए तो तकरीबन 50% ऐसे लोग होते हैं जिनको उम्मीद नहीं होती कि वीज़ा लगने का लग भी जाता है। डेंकी से बहुत बेहतर है, डेंकी से जान जाती है, इस तरह अप्लाई करेगा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, जान तो नहीं जाएगी ना उसकी। आप जॉब कर रहे थे अपने करियर के स्टार्ट में एक ट्रैवल एजेंट के साथ, तो एक दिन आप आए और वहाँ से वो जो ऑफिस था वो बिल्कुल गायब था। बिल्कुल, हाँ जी। तो इस बार बताएं क्या क्या सूरत हाल थी? मैं तो पहले तो मैंने एक जगह जॉब की, जब वहाँ पे कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको पता है कि एक नेक्स्ट स्टेप चाहिए होता है, वहाँ पे नहीं मिल रहा था तो बंदे को जॉब स्विच करनी पड़ती है। फिर हाँ। वो मुझे मौका मिला, मैं चला गया। तो लेकिन वहाँ पे जाने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे अपने आप का पता चला अच्छा। कि मैंने कितनी उस ऑफिस में मेहनत की थी कि जो सारी मेहनत मेरे साथ आ गई। तो जब मेरे साथ आई है तो उस ऑफिस में अच्छा मैंने काम किया है, तो इतना अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हुआ है। तो जो बॉस थे बड़े खुश हुए, एक महीने डबल तनख्वाह की, उससे पीछे और डबल कर दी। अच्छा। तो अच्छा। चलता रहा इस तरह। 5-6 माह गुजरे तो काम फ्लो में था। तो वो उनका अपना और भी बिजनेस थे ट्रेडिंग के आगे पीछे, तो बस वो किसी मसले में फंसे या पेमेंट थी काफ़ी हुई तो वो स्विच करके कहीं आउट ऑफ कंट्री चले गए। अच्छा। जी। तो मैं फ्राइडे सैटरडे के बाद मंडे की जब ऑफिस आया हूँ तो ऑफिस था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा। 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 तो वो एक दिन में ही सारा ऑफिस। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई फ्रॉड किए हो? क्योंकि आमतौर पे ऐसे भी होता है ना, लोग कुछ पैसे जो हैं वो लोगों से इकट्ठे कर लेते हैं और फिर वो वाइंड अप कर देते वो ट्रेडिंग में थे ना, लोगों से उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाली, अच्छी खासी इंसेंटिव बनाया और हैं। अच्छा, और निकल गए वो फिर वहाँ मेरे से। साथ ट्रेवल्स भी उनका बिजनेस था और ट्रेडिंग भी था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा ना। तो ट्रेवल्स जो एक था तो वो तो बिल्कुल क्लीन हुआ था बिल्कुल। अच्छा। तो फिर कुछ मेरे साथ दोस्त थे तो वो कहते हैं यार कोई ट्रैवल एजेंसी अपनी ही बना लेते हैं। तो मुझे उस टाइम इतना मेरे पास कस्टमर था कि मैंने कहा चलें बना लेते हैं। लेकिन मैं जो भी हूँ मेरे कस्टमर की वजह से मैं बना हूँ, ठीक है। और मेरे कस्टमर ने मुझे सपोर्ट की। ये नहीं है कि उन्हें मैंने कहा कि मैं अपना बना रहा हूँ उनका बनाओ। उन्होंने मेरे साथ मुश्किल टाइम में हेल्प की, हर चीज़ की। आमतौर पे जो ट्रैवल एजेंट का रोल होता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल होती है ऑनलाइन, मतलब अगर आपने टिकट अपनी बुक करवानी है या इवन वीज़ा के लिए, तो जो ट्रैवल एजेंट का रोल होता है वो किस तरह से वैल्यूएबल होता है या फ़ायदेमंद होता है कस्टमर के लिए? देखें, बेसिकली ट्रैवल एजेंट, अगर बंदा कोई ट्रैवल्स कर रहा है ना तो उसके माँ बाप का दर्जा एक रखता है। अच्छा। तो वो क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन ले लेते हैं टिकट तो उसको आप या तो एयरलाइन से फ़ोन करेंगे या ऑनलाइन ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रात को 2 बजे चेंज करना होगा तो फिर ऑनलाइन तो अगर आपका कार्ड नहीं चलता, कोई मुश्किल आ गई, कोई फ़्लाइट में सीट्स नहीं है, कि वो फिर आपकी हेल्प ट्रैवल एजेंट ही करता है। क्योंकि ट्रैवल एजेंट के पास वो एक्सेस होता है जो आम सिस्टम पे नहीं होता। अच्छा। वो हर फ़्लाइट्स को, हर शेड्यूल को, हर कितनी फ़्लाइट में सीट्स हैं, आ सकती हैं नहीं आती, हर चीज़ वो उसको शो हो रही होती है। फ़्लाइट का लोड कितना है और कितनी सीट्स बुक है और कितनी कैंसिलेशन आके बंदा सर्च में उसको उठा सकता है। तो जब आमतौर पे हम किसी एयरलाइंस की वेबसाइट पे देख रहे होते हैं, तो वो क्या उससे मुख्तलिफ एक्सेस होती है ट्रैवल एजेंट्स को? हाँ जी। अच्छा। हमारा एक जीडीएस सिस्टम होता है जिसके ऊपर हमें, आप ऑनलाइन जाएंगे तो आप एक टाइम में जितनी भी सेल सीट है ना उतनी ही कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सीट 100 पड़ी हैं, कितनी है या ज़ीरो हैं, या हम सामने हमें शो हो रहा होता है कि बिज़नेस क्लास, इकानमी क्लास, हर चीज़। और जो आमतौर पे जो प्रॉफिट होता है वो किस बेसिस के ऊपर हो रहा होता है ट्रैवल एजेंट्स को? प्रॉफिट
तो असल में पहले जो था ना वो तो हमें 9% मिलता था अच्छा, इंटरनेशनल सो अगर आप टिकट बुक करते बुक हैं। करते थे हमें ऑटो। अब तो एयरलाइन ने ख़त्म कर दिया, अब सर्विस फ़ीस कर दी है। अच्छा, क्योंकि एयरलाइन जो है ना टैक्स के बचने के लिए ना, क्योंकि कमीशन के ऊपर टैक्स होता है, उन्होंने नेट नेट डाल दिया कि ताकि हम जो टैक्स जमा कराते हैं उससे ख़त्म ही हो जाए। अच्छा, कमीशन देते थे, फिर हमें टैक्स सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ता था एजेंटों को, तो वो फिर उसका लंबा चक्कर था, इसलिए उन्होंने सर्विस फ़ीस कर दी अपना। क्लाइंट ट्रैवल एजेंट अपनी सर्विस फ़ीस ऐड करे, वो भी उन्होंने मैक्सिमम 9% ही रखी हुई है वैसे बाय लॉ। राइट। लेकिन आजकल तो सर्विस फ़ीस जहाँ पे होती है वैसे ही चलता है। और मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन जाके एज ए कस्टमर देख रहा हूँ कि लेट से 1 लाख रुपए का टिकट है, और ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर मैं वो एक सेम 1 लाख रुपए का टिकट लेता हूँ, तो उसको ट्रैवल एजेंट को फिर भी उसमें फ़ायदा हो जाए? नहीं नहीं, नहीं होगा? कुछ एयरलाइन में होता है, अच्छा, लेकिन कुछ एयरलाइन क्या पता आपको इंटरनेट में सस्ती मिल रही होती हैं। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि अगर इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान आ रही है तो जितने भी टिकट्स बनते हैं उनके, वो उन्होंने पेमेंट जब कलेक्ट करके अपने मुल्क होम कंट्री में भेजनी होती है, सही। तो वो फिर काफ़ी कंट्री पाकिस्तान नहीं इजीली भेज सकते पेमेंट। तो राइट। जिस वजह से वो वेब पे अपना टिकट सस्ता दिया होता है ताकि कस्टमर डायरेक्ट हमारे ऑनलाइन करे, और उनकी जो कार्ड ऑनलाइन पेमेंट होती है वो उनके सीधे होम कंट्री में चली जाती है ऑटो। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ट्रैवल एजेंट से, एयरलाइन को यही है कि ट्रैवल एजेंट ना उनके लिए दरमियान में फ़ायदेमंद नहीं इन्वॉल्व है, हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन वो ट्रैवल एजेंट के अलावा कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन जो ट्रैवल एजेंसी वाला बिजनेस है, वो क्या ये सारी वेबसाइट्स पे जब इजीली अवेलेबल हैं ये सारी टिकट्स है और ज़्यादा सस्ती हैं, तो क्या इसकी वजह से रिसेंटली कोई जो बिजनेस है वो हर्ट हुआ ट्रैवल एजेंट्स का? हुआ भी है लेकिन नहीं भी हुआ, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर बंदे के पास कार्ड नहीं है। अगर कार्ड है, लिमिट नहीं है, तो और वो ऑनलाइन पेमेंट जो है ऑनलाइन उनके लिए करना पेमेंट्स मुश्किल है। है, या अगर उसमें बहुत सारे कस्टमर जो ऑनलाइन परचेज़ करते हैं उनमें एयरपोर्ट टर्मिनल का नहीं ख्याल रखते, टर्मिनल 1 अगली फ़्लाइट टर्मिनल 2 से हो, तो बंदे के पास, अगर इंसान के पास वीज़ा नहीं है तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो इस वजह से उसको बोर्डिंग नहीं मिलती, उसका पूरा का पूरा टिकट ज़ाया हो ज़ाया जाता हो है। जाता है। ओके। तो फिर वो ट्रैवल एजेंट की तरफ दोबारा भागता है। ऐसा भी हुआ है बहुत सा। और ये जो आमतौर पे जो स्कैम्स वाला काम था, जिस तरह भी आपने शुरू के एक्सपीरियंस का अपना बताया, तो क्या ये चीज़ें जो हैं अभी भी ये प्रैक्टिसेस आमतौर पे की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर? किसी तरह से ट्रैवल एजेंट्स जो कुछ आते होंगे मार्केट में नए, और वो लोगों से पैसा इकट्ठा किया और वो गायब हो गए एकदम? देखें, जब तक क्या उसे कहते हैं, कंजूस या लालची जो बंदा है ना, क्या था, जिंदा है, तब तक तो ये नहीं ख़त्म होता है। क्योंकि इंसान लालच में आके नुकसान करता है। हाँ। या तो उसे सस्ता टिकट मिलेगा, या उसे कहेंगे कि जी आपको बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करा देंगे, तो जब एयरपोर्ट जाते हैं तो टिकट भी नहीं होता, वापस एजेंसी में जाते हैं एजेंसी भी नहीं होती। अच्छा, 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 बहुत अच्छा, सारे तो ये ऐसे भी होते प्रैक्टिसेस हैं चल रही हैं अभी जी। भी ऐसी? क्योंकि ऑनलाइन ई टिकट है ना, पहले तो जैकेट टिकट थी मैनुअल, हाँ। उसमें तो जैकेट मिलती थी, उस टाइम इतना ऐसा फ्रॉड नहीं होता था। अब लोग एडिट किया तो बंदे को दे दिया टिकट आ रहा है, किसी भी एजेंट से बुकिंग करवा के ऑनलाइन शो कर देते थे, देखो इंटरनेट पे तुम्हारी बुकिंग कंफर्म कोई है। भी, हाँ। क्योंकि वो उस टाइम तक उसको ई टिकट का इल्म नहीं होता। कंफर्म ई टिकट एक बार कोड होता है, जनरेट होता है ई टिकट का, वो ई टिकट के थ्रू वेरीफाई करे तो उसको, वो ऐसा भी होता है कि सुबह टिकट बनाए शाम को कैंसिल कर सकते हैं। तो लेकिन जब भी जाए बंदा एयरपोर्ट से पहले बंदा वेरीफाई करके अपना टिकट जाए, अगर किसी अननोन बंदे से बनाया तो। और ये जो कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि लोगों को ये प्रॉमिस भी कर रहे होते हैं कि आपको दूसरे किसी मुल्क में एम्प्लॉयमेंट के लिए भिजवा देंगे, या कोई वहाँ पे उनको सेटल करने में कोई हेल्प करेंगे, ऐसी चीज़ें जो हैं वो कोई एजेंट के इख्तियार में कुछ होती हैं कि कुछ उनको हेल्प आउट कर सके लोग? नहीं 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 नहीं, कि जो ट्रैवल टूरिज़्म है ना, उसके इख्तियार में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ना ही वो भिजवा सकता है। ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो भी जब भी अगर बंदा बाहर जा रहा है काम के सिलसिले में, वो यहाँ ही से ही वर्क वीज़ा लेके जाए, और उस कंपनी का एग्रीमेंट होता है कि आपकी ये सैलरी और ये तय होगा उस कंपनी की, और हमारी गवर्नमेंट की साइट के ऊपर उस कंपनी का डेटा होना चाहिए, लीगल अप्रूवल एम्प्लॉयमेंट की आई हो। अगर जो वैसे बंदा विज़िट पे लेके जाएगा, वो काम दिलवाएगा, वो सब
फ्रॉड होता है, स्कैम होता है एक किस्म का। यानी कि अगर कोई जो ट्रैवल एजेंट आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको वहाँ पर काम दिलवा देगा एक मुल्क में और वहाँ पे आप जाके जो है वो सेट हो जाएंगे, तो अगर कोई इस तरह के प्रॉमिसेस कर रहा है तो वो ज़रूर ही कोई ना कोई इसमें दो नंबरी शामिल दो होगी। नंबरी के बगैर तो हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। जी, क्योंकि जब तक इधर से आप वर्क वीज़ा नहीं लेके जाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप वर्क वीज़ा इधर से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट वालों की वेबसाइट भी है गवर्नमेंट की, उसमें भी उसका पोर्टल पे देख सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आप विज़िट पे लेके जाते हैं आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, आप तो वर्क वीज़ा पे गए ही नहीं है। तो विज़िट पे गए हैं आप, कैसे वहाँ पे एक तो बंदा खुद लीगल नहीं रहता, वहाँ पे वापस भी नहीं आ सकता, अगर आ जाए तो वो दोबारा जा भी नहीं सकता, ब्लैक लिस्ट हो जाता है वर्स्टे होके। और आपके नॉलेज में ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो विजिट वीज़ा लेके वहाँ पर गए हों और बहुत नुकसान सारी उठाया दुनिया हो? जाती है, लोगों को यही होता है कि वहाँ पे उसके रिश्तेदार हैं, काम दिला देंगे। बहुत सारे लोगों को वीज़ा कन्वर्ट भी हो जाता है, कई लोगों का नहीं भी होता है। उसमें हम अपनी किसी चीज़ की गारंटी नहीं देते, वो कस्टमर की अपनी है। हम विज़िट देते हैं वीज़ा विज़िट के लिए, वो उसका अपना है, एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो ठीक है, अब स्टे होगा तो वो उसकी अपनी होती है। अभी रिसेंटली जिस तरह थाईलैंड के हवाले से काफ़ी चीज़ हाईलाइट हुई कि जो यहाँ से एजेंट्स हैं वो लोगों को जो इस बात पे आमादा करते हैं कि जी उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भिजवाएंगे, और जब वहाँ जाते हैं तो वो उनको फोर्स्ड लेबर में इन्वॉल्व किया जाता है, उनको स्कैम सेंटर्स में जो है वो रख लिया जाता है, अगवा कर लिए जाते हैं। तो इस हवाले से कुछ आपके एक्सपीरियंसेस में चीज़ें आई हैं? मैं बेसिकली तकरीबन 10 साल से थाई का ड्रॉबॉक्स हमारा है, अच्छा। और एवरी डे अराउंड 50+ एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं, और बहुत से लोग हमारे से तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हमने थाईलैंड भेजे हैं। और लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कंप्लेन नहीं आई कि मेरा अभी कोई क्लाइंट ऐसा फंसा हो। अच्छा। लेकिन मैंने बहुत सुना है कि लेकिन वो भी लोगों को तय करके यहाँ से कहते हैं कि वहाँ पे $2000 की तनख्वाह मिलेगी, $3000 की मिलेगी, वहाँ पे जाके तो वो फिर वो भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो थाईलैंड में करते हैं, थाईलैंड से बॉर्डर क्रॉस करके कहीं और ले जाते हैं जहाँ से वो वापस ना जा सके। तो वो मोबाइल कनेक्ट मैंने सुना 2-3 फैमिलियों के मुझे फ़ोन आए थे, लेकिन वो किसी और एजेंट के थ्रू गए हुए थे। लेकिन तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि क्लाइंट को पहले से बताएं कि आप अगर टूरिज़म के लिए भी जाते हैं तो अपना यहीं से टूर बुक करके जाएं, ताकि आपको वहाँ पे नुकसान ना हो। क्योंकि वहाँ पे आप किसी को पैसे दे दें जिसको अननोन हो, वो पैसे लेके चला जाए तो उसमें हमारी तो कई क्लेम करते हैं नहीं आपने थाईलैंड भेजा था, पैकेज हमने भेजा है, टिकट दिया है, वीज़ा दिया है, तो वहाँ का होटल तो नहीं हमने किया, खुद किया। कहते नहीं आपकी वजह से हम गए थे। अच्छा। ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं नहीं अ, तो आपने हमें बताया नहीं है। तो लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर हम अथराइज एजेंट से लेके जाएंगे उसकी 100% की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी एजेंट की होती है। अगर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एजेंट है तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं, उससे रसीदें ली हों, हर चीज़ लिखवाई हो, तो आपका ₹1 का भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से ऑनलाइन करते हैं, अब ऑनलाइन में भी इतने बड़े स्कैम हैं, आपके होटल बुक होते हैं लेकिन वहाँ पे पेमेंट ही नहीं होती होटल्स में, वो क्योंकि कई वेबसाइटें लोगों ने हैकर ने बनाई होती हैं। अच्छा। कि आप कार्ड डालते हैं, होटल की वेबसाइट ही नहीं होती, होटल में जाते हैं वो कहते हैं ये रॉन्ग वेबसाइट है। ओह अच्छा अच्छा। जी जी। इसका तो मतलब इसीलिए ये है कि एजेंटों बेहतर के है पास कि हमारे हाँ। पोर्टल होते हैं, तो हम उस पोर्टल के थ्रू बुक करते हैं तकरीबन। ओके। जी जी या फिर अगर आप आमतौर पे होटल की खुद बुकिंग करवा भी रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जो जी जी ज़्यादा मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ जी करें। जी। नहीं है तो जहाँ से एक दफ़ा आप होटल को फ़ोन करके ईमेल भी मंगवा लें कंफर्मेशन की। सही सही जी। सही। और आपका वैसे आमतौर पे जो इस्लामाबाद में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो किस किस कंट्री को आप देख रहे होते हैं? हम तो आसियान कंट्री को देख रहे हैं, जिसमें मलेशिया, थाई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, और उसके बाद ये आज़रबाईजान भी है, तुर्की भी है, मोरक्को, कीनिया, दुबई, ये तो जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं ना, तो हम उसको कवर करते हैं। और आमतौर पे वीज़ा जो होता है वो इन कंट्रीज़ का इजीली मिल जाता है टूरिज्म पर्पसेस के लिए? बहुत आसानी से मिलता है, अच्छा तकरीबन 99% सक्सेसफुल रेट है इनके सारों का। अच्छा अच्छा। और यूजुअली क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी? 3 मंथ या 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और सोर्स ऑफ इनकम, कंपनी का काम करते हैं बस। अच्छा अच्छा। कुछ तो मतलब ऑनलाइन ई वीज़ा जिनके हैं, जी जी। जिस तरह अभी थाईलैंड का रिसेंटली मैंने अप्लाई किया था तो ई वीज़ा के लिए उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं मांगी।
लेकिन अभी शुरू हो गया अच्छा, स्टेटमेंट मांग रहे वो, हैं। क्योंकि उन्होंने वेबसाइट नहीं बनाई थी, वो अपडेट नहीं थी। अच्छा जी, लोगों ने फ़ायदा उठा लिया हैं, लेकिन अब मई से उन्होंने शुरू कर दिया बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ के लिए हाँ, अच्छा साथ अटैच करेंगे। ओके। उसमें ये भी होता है, अगर फेक लगा दो वो 5 साल या 10 साल के लिए बैन हो जाता है बंदा। अच्छा, ओ नाइस। और क्या मिनिमम कितने पैसे इसमें रखने होते हैं? तकरीबन $1000 के अराउंड होने चाहिए कम से कम भी। और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त मतलब ये $1000 के करीब एटलीस्ट होना चाहिए, तकरीबन आप मस्ट $1000 तो अपने साथ लेके जाएं। शो मनी, वैसे शो तो मनी, हाँ। $2000 होना चाहिए। अच्छा, जी जी। और लेकिन एयरपोर्ट पे भी रोक सकते हैं ना अगर आपके पास उस शो वक्त मनी ना कैश हो नहीं तो है? देखिए, ये तो रूल है, हाँ, रिटर्न टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग एंड शो मनी। ओके। जी, तो ये कम से तीनों कम चीज़ें होनी चाहिए। $100 पर डे के हिसाब से। ओके, राइट राइट राइट, क्योंकि समटाइम्स वहाँ पर एटीएम भी इजीली नहीं वो चलता यूज़ ना। नहीं होते ना वो। हाँ, तो लोगों को मुश्किलात आती होंगी वहाँ पे अगर जी जी। कैश आप साथ नहीं लेके गए, और वहाँ पर अगर आपका एटीएम भी नहीं चल रहा है। जिन कंट्रीज़ में आप डील करते हैं इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट किसका वीज़ा जो है वो लेना होता है कंपैरेटिवली? जिस तरह भी आपने बोला था वियतनाम का जो है वो थोड़ा सा आमतौर पे। वियतनाम का आजकल इसी जो स्कैम वगैरह आगे पीछे और ये ऑनलाइन वीज़ा और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आजकल उनका कोई इवेंट हो रहा है वियतनाम में, तो उसकी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कई कंट्रियों को उन्होंने रोके हुए वीज़े डिले करके वेरिफिकेशन करके दे रहे हैं। आमतौर पे जब आप लोग कोई ग्रुप भिजवा रहे होते हैं जी जी। तो उसमें बहुत नॉमिनल पैसों के अंदर वो 3-4 कंट्रीज़ को कवर करवा रहे होते हैं, तो वो किस तरह मैनेज करता है? असल में जब हम 3-4 कंट्रियों को ग्रुप मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें हमें भी फ़ायदा होता है और कस्टमर को भी फ़ायदा होता है। उसके ये है कि एक हम ग्रुप फेयर ले लेते हैं जो आम मार्केट से हमें चीप मिल जाता है, सही। और दूसरे नंबर पे एक एक रूम में हम 3 से 4 लोग भी एडजस्ट कर लेते हैं, जिसमें से कस्टमर को भी फ़ायदा होता है कि अगर अकेला जाएगा तो एक रूम को उसे अकेले पे करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, हाँ हाँ हाँ, या 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक्सेप्ट जो कस्टमर जैसे जिसको अच्छा जैसे लगता है। तो उसमें और फिर सिटी टूर भी हो जाता है। अब एक कार है और एक बस है, तो एक बस में अगर 20 बंदे हैं, कार में 4 बंदे जाएंगे, और उसमें डिवाइड हो जाता है एक्सपेंस भी उनका टूर्स का। सही। तो जो सिटी टूर्स अगर जितने भी इंटरटेनमेंट वहाँ पे सिट होते हैं, तो वो भी हमें ग्रुप फेयर में सस्ते अच्छे मिलते हैं। और जो ट्रैवलर होता है, जो ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसको भी नॉलेज नहीं होता, और हमारे पास गाइडर होता है जो गाइडलाइन सारी देता है, और कौन कौन से सिटी शहर अच्छी जगह है वो घूम लेता है अच्छे, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। हाँ, ये भी ज़रूरी है और क्योंकि उससे कस्टमर की ट्रैवल हिस्ट्री भी हम बनाते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा होता है ये ट्रैवल हिस्ट्री का? मतलब आमतौर पर अगर आप 4-5 मुल्क को आपने 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में कवर किए हैं, और बाद में अगर आप यूके का यूएसए का अगर कर रहे हैं अप्लाई, तो क्या आपके ख्याल से होता है फ़ायदा उसका? देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री भी एक ट्रैवल की थीम है। ये नहीं है कि आपने आज ट्रैवल हिस्ट्री बनाई और कल यूके का वीज़ा अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यूके वाले कहेंगे ये तो ट्रैवल हिस्ट्री इसने यूके के वीज़े के लिए बनाई है। लेकिन उसका टाइम फ्रेम होता है कि आपने 4-5 महीने या 6 महीने पहले ट्रैवल किया हो, तो नेक्स्ट ट्रिप या अगले साल आपने उसको करना होता है। और उसमें ट्रैवल हिस्ट्री जब वो चेक कर रहे हैं तो आई एम श्योर वो देखते होंगे कि आप उस मुल्क में कब एंटर हुए हैं जी और जी, वहाँ वो से तो कब इन निकले हैं। आउट की स्टैंप, स्टिकर वीज़ाज़ भी होते हैं, कोई ई वीज़ाज़ भी होते हैं, सारा कुछ होता है उसमें। क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जांपल कहीं ओवर स्टे हो गया है तो वो तो नेगेटिव चला जाएगा आपके। हाँ जी, नेगेटिव चला जाता है। राइट। तो हम तो ट्रैवल हिस्ट्री जो भी बनाते हैं 3 से 4 दिन पर कंट्री रखते हैं, और 2 वीक्स के अंदर 4-5 कंट्रियों को घुमा के वापस ले आते हैं। और ये 4-5 कंट्रीज जो इनका अलग से वीज़ा भी जो है वो अप्लाई करवा रहे होते हाँ हैं जी, हाँ पहले जी, से? बिल्कुल अच्छा, वो हमारे इन पास। एडवांस पहले ही आप हाँ जी, वीज़ा। हमारे पास ड्रॉ बॉक्स होते हैं, तो हम उसी जो ग्रुप होता है, ग्रुप वाइज हम उनके वीज़े अप्लाई करते हैं सारे। और आसियान में आमतौर पे किन मुल्कों को आप क्लब करते हैं? हम थाई, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और कंबोडिया, ये तो हमारे बिल्कुल ना, ये एक ग्रुप का, होता है। इस ग्रुप में मस्ट होते हैं, अच्छा, तो क्योंकि ये 6 बिल्कुल। मुल्क ये। हाँ जी, 6-5-4, कभी सिंगापुर के वीज़े ऑनलाइन नहीं लगते, अच्छा तो अच्छा। जिसका लग जाता है उसको ले जाते हैं, नहीं लगता तो उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप मलेशिया से बाई रोड सिंगापुर जा सकते हैं। अच्छा जी जी। तो इसी तरह थाईलैंड से मलेशिया भी बाई रोड जा सकते हैं, अच्छा। अच्छा तो थाई से कंबोडिया भी चले जाते हैं बाई रोड।
और ये आम जब आप ट्रिप कर रहे होते हैं तो एक तो आमतौर पे पाक रुपीज़ में कितने का ये पड़ रहा होता है? कोरोना से पहले तो बहुत सस्ता बनता था। 5 साल भी तो हो गए ना कोरोना को गुजरे। नहीं, वो कोरोना के बाद तो ऐसे ही टिकट्स महंगे हो गए हैं। थाई का 60,000 का रिटर्न टिकट था 50,000 का, अब वो 2.5 लाख का हो गया। इतना थाईलैंड का, फ़र्क। हाँ जी। तो पहले हम 1 लाख 1,20,000 में से सारे कंट्रियों को घुमा लाते थे। अब यही 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक चला जाता है पैकेज, अच्छा। क्योंकि टिकट ही हमारा तकरीबन 2.5 से 3 लाख का बनता है, और तकरीबन 5 कंट्री के वीज़ाज़ आपको 1 लाख के लगभग आपके बन जाते हैं सारे। और बाकी होटलिंग, पिक एंड ड्रॉप, ब्रेकफास्ट और आगे पीछे सिटी टूर्स वगैरह डाल कितना तकरीबन आप $2,000 को टच करता है फुल पैकेज। $2,000 का मतलब ये कि तकरीबन 6 लाख के करीब, तकरीबन 5.5 6 लाख। 5 साढ़े 5 ये वेरी करता रहता है ना। अगर 5 कंट्री हैं या 4 कंट्री हैं तो एक कंट्री को स्किप करने का मतलब है 50,000 नीचे आ गया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वरना तो एक कंट्री 50,000 में तो आप कभी कवर नहीं कर नहीं, सकते। वही तो हम एक टिकट के रूट में बनाते हैं ना, तो हम फिर वहाँ के लोकल जो लो कास्ट एयरलाइंस होती हैं उनको भी साथ अटैच करके उनका रूट अच्छा बनाते हैं, सस्ता। मैं ये चेक कर रहा था कि अगर वहीं मैं अपनी ट्रैवल के लिए चेक कर रहा था कि अगर डायरेक्टली आप एक कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप बैंकॉक में आपने लैंड किया है, किसी एक कंट्री को आप बेस बना लेते हैं और वहाँ से फर्दर जो ट्रैवल है वो, क्योंकि सारे मुल्क साथ साथ हैं तो वो ट्रैवल बहुत सस्ता पड़ता है, राइट? आप अगर बैंकॉक का टिकट बनाते हैं, क्या पता आपको 280 का बने, ठीक है। 280 का, तो हम आपको बैंकॉक मलेशिया का टिकट बना के देते हैं, क्या पता 220 में बन जाए वही फ़्लाइट। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, वो पहले जाएगी मलेशिया, जी जी, कभी कुछ क्योंकि stay मलेशिया होगा, के रूट में वो टिकट, सस्ता पड़ रहा क्योंकि होता है। PIA भी फ़्लाइट जा रही होती है डायरेक्ट, वो हाँ। फिर PIA के मैच में मलेशिया का फेयर देते हैं। आप जब भी जाएं तो आप एक अकेला कंट्री और साथ एक उसके साथ जो है ऐड करके भी फेयर चेक कर लिया करें। कभी कभी तो मैं दुबई जाता हूँ, दुबई से मैं मलेशिया भी चला जाता हूँ। अच्छा। दुबई का टिकट 180 का मानना होता है और मलेशिया रिटर्न टिकट मुझे 140 का मिल जाता है। अच्छा, दुबई भी हो जाता हूँ, मलेशिया भी हो जाता हूँ। लेकिन फिर आपको उस मलेशिया का फॉर एग्जांपल वीज़ा भी तो चाहिए ना, अगर आपने वीज़ा वहाँ पर उसका बहुत सस्ता है, 10,000 रुपये में वीज़ा दस मिल हज़ार में जाता है। वीज़ा मिले, और 10,000 में वीज़ा का मतलब ये है कि दिन आप ज़ाहिर है वो ड्यूरेशन जो हाँ जी, कुछ तो उसकी कितने अरसे के लिए मिलता है? वो 6 अच्छा। मंथ होता है वैलिड। और ये जब आप तो आमतौर पे जो ट्रिप बना रहे होते हैं 4-5 मुल्कों का, ये कितनी ड्यूरेशन का होता है? ये 2 वीक्स का बनाते हैं हम तकरीबन। सो 2 वीक्स और 2 दिन, चार 3 दिन, पाँच मुल्क, 4 दिन, जहाँ पे भी ना 3-4 दिन एटलीस्ट। जो हाँ। सस्ता होता है वहाँ पे अच्छे अच्छे दिन गुजार लेते हैं। अच्छा, जैसे सिंगापुर महंगा है, वहाँ पे 1 नाइट या 2 नाइट्स करके आगे चले जाते हैं। जिस तरह ये टिकट्स का आपने बताया कि जो रूट बनता है अगर मलेशिया के थ्रू आप जा रहे हैं दुबई तो सस्ता पड़ रहा हो, तो ये क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आमतौर पे बंदे को जेहन में रखने चाहिए जब आप टिकट बुक करवा रहे होते हैं? देखिए, ये तो ऑनलाइन तो पॉइंट नहीं होते हैं, एजेंट से मिलना पड़ता है अच्छा। क्योंकि मैं अभी उम्रे का टिकट किसी फैमिली के लिए, मेंबर के लिए बना रहा था, तो बड़ा महंगा आ रहा था, 2,30,000 2,40,000 का। और मैंने वो सारी जगह से पूछ के मैंने उससे टिकट बना दिया, रूट नहीं बताया। अच्छा। मैंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 160 का दे देता हूँ ना। तो कहता है बन ही नहीं सकता ना। मैंने कहा तुम आ जाओ, मैंने उसे बना दिया टिकट। तो इस्लामाबाद से जद्दा, जद्दा से दुबई, और दुबई से इस्लामाबाद। वीज़ा नहीं था लेकिन मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट डाल के उसे बना दिया। अच्छा। जी। तो कहता है इस पर ट्रैवल नहीं करने देंगे। मैंने कहा अगर ट्रैवल नहीं करने देंगे तो मैं डबल पैसे दूँ। 20 साल का एक्सपीरियंस है हमें तो ज़ाहिर है, हैं। हाँ। और ये जो स्टे होता है वो आमतौर पे मतलब वही कुछ इस तरह के मसले बनते हैं ना, अगर आपका 10 घंटे 20 घंटे के दरमियान का स्टे बन जाता है तो फिर वो मुश्किल भी तो हो जाती है, नहीं? नहीं नहीं, स्टे वाला हम तो कनेक्टिंग फ़्लाइट बना के देते हैं ना। कनेक्टिंग फ्लाइट जी में जी, भी 2-3 घंटे का स्टे होके अगली दो दूसरी दिन फ़्लाइट है। ये तो एजेंट को फार्मूले पता है ना। टर्मिनल एक होना चाहिए, लगेज ट्रांसफ़र फ्री होना चाहिए कि आपको खुद से ना लेना हो। क्योंकि वरना तो आपके लिए बड़ी ख्वारी है कि आप एक जगह से लगेज लें। हम उन्हीं एयरलाइनों का उनके साथ कोड शेयरिंग में करते हैं, जो कोड शेयरिंग से अपनी दोनों एयरलाइनें आपस में रजिस्टर्ड होती हैं। जी, अगर एक एयरलाइन रजिस्टर्ड नहीं है वो दूसरा का ट्रांसफ़र नहीं करते फिर। और ये लगेज आमतौर पे मिसप्लेस भी वरना वो होने के खदशे होते हैं ना। बहुत मैनर होता है, 0.00% कोई। लेकिन ऐसे केसेस हैं, मुझे याद है मेरे कॉलीग थे मैं उनका सिंगापुर हो में गया। गया था, अच्छा।
3 दिन बाद मुझे लगेज मिला था। 3 दिन बाद? जितना मैं फिर 2 दिन का स्टे था, 1 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा मुझे। हाँ। तो लेकिन होटल पे उन्होंने पहुंचा दिया था। अच्छा, लेकिन वो कुछ कॉम्पनसेट भी तो करती है करते हैं एयरलाइन? हाँ, अगर वो गुम हो कुछ जाए तो वो गुम हो जाए वो पैसे देते हैं आपको? हाँ जी, इंश्योरेंस कवर करते हैं कुछ उसमें। हाँ हाँ। वो तो बैग भी डैमेज हो जाए वो भी नया दे देते हैं। अच्छा, राइट। लेकिन उसके लिए क्या अलग से इंश्योरेंस करवानी होती है कि टिकट के नहीं अंदर शामिल नहीं, होता है? टिकट्स के वैसे कुछ शामिल होती हैं, पैसे ज़्यादा सब इंश्योरेंस करा सकते हैं उसमें। लेकिन आप क्लेम बैगेज के लिए जाएंगे तो उन्हें आप शो उसी टाइम कराएं, वो चल रहे हैं तो आपके पास नया बैग घर में आ जाता है। और दूसरा वो जो आमतौर पे आप चीज़ें ख़रीदते हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली जब मैं थाईलैंड में था तो जो भी मैंने वहाँ से इक्विपमेंट वगैरह परचेज़ किया तो उस पर देन वो जो टैक्स होता है वो आप रीइंबर्स भी करवा सकते हैं ना? वो जी, आपको एयरपोर्ट की इमिग्रेशन से पहले उसका टैक्स का बना होता है, फ्री टैक्स जोन का ना। तो वहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट, अपना बोर्डिंग और टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए उसके लिए, विजिट वीज़ा। रेजिडेंस वालों को नहीं वापस करते। तो बट वो आपको कैश वापस कर कैश देते हैं? वहाँ पे या फिर आपका वो कार्ड नंबर लेंगे, उसमें पेमेंट वैस हो जाती है सारी तो आपकी इसलिए टैक्स ज़रूरी है कि जब आप वहाँ पर जिस मुल्क में आप जा रहे हैं तो जो चीज़ें जो शॉपिंग कर रहे हैं वो रसीदें अपने पास रखें। रसीद होती है, वो शॉपकीपर से ना टैक्स की वो बनवानी पड़ती है, स्पेशल होती है। ओ तो उसके हाँ ऊपर हाँ। आजकल बार कोड आता है, पहले तो नहीं था। अब बार कोड से वो स्कैन करते हैं तो उसके रजिस्टर होते हैं उसमें। और उसमें कुछ लेकिन अमाउंट की भी लिमिटेशन होती है अमाउंट ना? की मसलन के करेंसीज होती है ना, $50 से ऊपर होना चाहिए, $100 के। उसकी टैक्स ये नहीं एक है कि ब्रैकेट आप है उसके अंदर $2 के लिए आप खड़े हो जाएं। जी और अपर लिमिट भी होती है, मतलब कोई अगर लेट्स से आपने 10,000 20,000 डॉलर्स की कोई शॉपिंग कर ली है? नहीं, उससे ऊपर जितना मर्जी हो अच्छा, वो टैक्स उस आपको अपर लिमिट नहीं है? नहीं है जी। लोअर लिमिट आई थिंक उन्होंने रखी। हम तो दुबई जाते हैं, कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं गोल्ड शोल्ड की, अच्छा एयरपोर्ट पे हमें 200 400 500 1000 दिरहम तक किकबैक आता है। वो अच्छा फिर ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करके ले आते हैं। अच्छा। अच्छा, और ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लाइक जो ट्रैवल करते हैं टूरिज्म पर्पस के लिए, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल होता है यार कि पाकिस्तान से जा रहे हैं तो कोई गोल्ड लीफ के डंडे लेते जाएं, वहाँ जाके ये बेच देंगे, कुछ पैसे निकल आएंगे। कुछ ऐसा लोग जो है वो कोशिश करते हैं कुछ ऐसी कोई जुगाड़ लगाने की? कोशिश तो दुनिया बड़ी कुछ करती है, चांद पे पहुंच जाती हैं। तो जो चीज़ देखें, आप घूमने जा रहे हैं तो घूमने जाएं, ठीक है। वो तो वो लोग वो करते हैं जिनकी फैमिली वहाँ पर सेटल होती हैं, वो कहते हैं यार चलो कोई गोल्ड लीफ लें। लेकिन आजकल 2 या 1 डंडे से ज़्यादा लेके जाना कि अलाउ ही नहीं है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में तो मैं गया था, मेरा ब्रदर इन लॉ था, उसने मंगवा लिए थे। अच्छा तो मैंने तो लिख दिया था कि मैं लेके आया हूँ, तो वरना तो मुझे $1000 का जुर्माना कर दिया था। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर मैंने कहा डिस्ट्रॉय कर दें उनको ना, जितने भी वो जो जितनी लिमिट थी 40 सिगरेट की वो दे दिए, बाकी डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। अच्छा, राइट राइट। $1000 है, उधर 5000 के सिगरेट नहीं। लेकिन उन्होंने कहा आपने लिख दिया था उसमें ना, एक वो इमिग्रेशन कार्ड होता है ना, उसके ऊपर मेंशन करना पड़ता है। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि जी वो बहुत सारी जो थी ना सन ग्लासेस साथ लेके जा रहा था। अच्छा अच्छा। वो वहाँ पर जाके उसको अंदाज़ा हुआ कि जितने की वो पाकिस्तान से ख़रीद के लाया था उससे सस्ते में ही उसको वहाँ पे बेचनी पड़ी। तो कोई आमतौर पे, लेकिन आपके ख्याल से कुछ ऐसी चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से आप कोई चीज़ लेके जाएं, जिस तरह एक टाइम पे थाईलैंड के बारे में ये बात सुनी थी कि हैंडमेड जो पाकिस्तानी कारपेट्स हैं वो अगर आप वहाँ पर लेके जाते हैं तो वो यू कैन सेल वो दोज तो ऑफ। अभी भी हैं, लेदर जैकेट्स हैं हर अच्छा कंट्री के। वो जो असल में वही मैंने आपको कहा कि वो वही बता सकते हैं जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, उनको जो चीज़ें चाहिए। तो जैसे बहुत सारी दुनिया दुबई जाती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेके आती थी, हाँ हाँ हाँ। आने जाने का टिकट उसको निकल आता था। लेकिन आजकल कस्टम है तो हर चीज़ पे आजकल सख्ती हो गई है। लेकिन बेहतर यही है कि अवॉइड करें। आप अवॉइड करें और इजी ट्रैवल करें, एंजॉय करें। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन आईफोन वगैरह लेके। आजकल एक से दो फ़ोन से ऊपर भी, एक फ़ोन से ऊपर नहीं लाने अलाउ नहीं है। लोगों के कई मोबाइल कस्टम में पकड़े हुए हैं, लाखों के। लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कभी ज़ाहिर है आपका आई एम श्योर कि फ्रीक्वेंटली जब चक्कर लगता है इन मुल्कों में तो आपके जहन में नहीं आया कि यार कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल सकती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आप कर सकें आसियान कंट्रीज़ की हद तक? हम तो टूरिज़म से हैं, तो इसलिए हमने दुबई में भी टूरिज़म अपना ऑफिस बनाया हुआ है, मलेशिया में भी बनाया हुआ है, और थाईलैंड में जेबी की हुई है,
ऑस्ट्रेलिया में भी बनाया हुआ है, तो हमें तो इससे अच्छा और कोई काम मिलता ही नहीं है। तो बेसिकली आप अपने जो डोमेन है उसके हाँ अंदर जी, ही रहते हैं वैसे। क्योंकि कामयाबी भी तब होती है कि जहाँ पे बंदे को अपने अबूर हो हासिल। जाहिर है। एक अबूर नहीं है, किसी चीज़ में भी आप चले जाएंगे आप नुकसान करेंगे। अब जैसे मैंने बेसिकली शुरू में जब मैंने ट्रैवल एजेंसी बनाई तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, लोगों ने मुझसे बड़ा मुझे लूटा। अच्छा। जी, हमने तो एक वक्त आया था कि हमने कहा बंद कर दें, अच्छा। लेकिन हिम्मत हार के फिर मौका ऐसा आया तो हमने कहा चलें 2-4 महीने और देख लेते हैं। तो अल्लाह ने किया, 2-4-6 महीनों में माइंड ही चेंज हो गया। ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मतलब वन गो में 2 हफ्ते के अंदर आप 4-5 मुल्क जो हैं वो कर लेते हैं कवर, और वो आपकी जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं कुछ मुल्कों के, वो यूरोपियन हो गया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो गया, उसके लिए वो हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं। जी जी। तो लेकिन आप आमतौर पे क्या लोगों को रेकमेंड करते हैं कि वो इस तरह से ये ट्रैवल हिस्ट्री बनवाएं और इसका फ़ायदा होता है? देखें, कोई भी एम्बेसीज वो अपने जो क्लाइंट होते हैं या जो टूरिज़म पे बंदा जा रहा होता है वो देख रहा होता है कि यार ये फ्रेश पासपोर्ट है, तो इसने कहीं ट्रैवल ही नहीं किया तो यूरोप कैसे जाएगा। तो आपने ये छोटे कंट्री थाई, मलेशिया, दुबई, तुर्की, कोई भी हो तो आपका पासपोर्ट है कि मैं ट्रैवल किया हुआ है, कि बंदा ट्रैवलर है, कि ये टूरिज़म से इसको लगा हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं जो फ्रेश पासपोर्टों पे अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं वीज़ा ऑफिसर ने कहा आपने कहीं तो ऐसे भी मैंने देखे हैं, मैंने 2004 में अपना थाई का वीज़ा अप्लाई किया, मेरा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा। कहते हैं आपने नादर्न एरिया गए हो, मैंने कहा नहीं गया। कहते हैं ये लो पासपोर्ट, पहले अपना कंट्री तो घूमो ना। अच्छा। तो इस वजह से मैं लोगों को कहता हूँ जब अपना कंट्री आपने नहीं घूमा तो बाहर क्यों घूमने जा रहे हो। तो फिर इसी तरह यूरोपियन भी ये कहते हैं कि पहले जो करीब आपके कंट्री हैं, थाई, मलेशिया, सिंगापुर, उधर नहीं गए हो आप तो यूरोप जा रहे हो। तो इसी तरह ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो, लेकिन बेहतर है ना कि आपने ट्रैवल किया हो, वीज़ा ऑफिसर देख रहा होता है कि ये इधर इधर गया हुआ है पहले, और उसके साथ हम उसकी बैंक स्टेटमेंट भी बंदे की प्रोफाइल के मुताबिक मैनेज करनी होती है। ये बहुत सारी कंट्री बहुत ज़्यादा पैसे वाली स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा है ये शो ना कर सकें तो ये भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। जितना भी आपके पास पैसा हो तो आप उसको अथराइज़ कर सकें कि ये पैसा मेरा सैलरी आ रही है या रेंट का आ रहा है या बिज़नेस का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट अगर शो कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आपने टैक्स रिटर्न लगानी है कि मैंने ये फाइलिंग में भी किया हुआ है। कुछ कंट्री की ये भी है, टैक्स रिटर्न के साथ आपका प्रॉफिट मैच ना हो तो भी रिजेक्ट हो जाता है, बेशक आपकी अमेरिका कनेडा की भी ट्रैवल हिस्ट्री हो। अच्छा। वो उसको नहीं देखेंगे। राइट। और आमतौर पे आपका टैक्स फाइलर होना ज़रूरी होता है? नहीं, फाइलर होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपने लगाई हैं प्रॉफिट और टैक्स रिटर्न मैच होनी चाहिए, ना लगाएं तो वो एक अपनी जगह है। बहुत सारे लोग लगा देते हैं टैक्स रिटर्न लेकिन वो अपनी स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करती, वो फिर कहते हैं हमने तो 40 लाख टैक्स दिया था, वीज़ा नहीं लगा। हाँ। तो बेसिकली 40 लाख टैक्स दिया है तो उधर से आपका प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा होता है, या प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो कहते हैं ये डमी है। तो अकाउंट्स आपके जो है ना वो मैच कर रहे हो। और आमतौर पे जो ये स्टेटमेंट की हम बात कर रहे होते हैं कि 3 महीने की स्टेटमेंट या 6 महीने की स्टेटमेंट, उसमें जो बैलेंस होता है क्या उसको कोई मिनिमम लिमिट होती है कि उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, या फिर उन्होंने फ़्लो देखना होता है कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या आमतौर पे वो देखते हैं? देखें, अगर आपकी सैलरी 5 लाख है तो आप बेसिकली एम्बेसिस का ये होता है कि बंदे के ये अपने पैसे हैं या कहीं और से लेके वैसे ही इसने स्टेटमेंट बनाई है। अगर आपकी 5 लाख सैलरी, आपने 1.5-2 लाख रुपया एक्सपेंस किया, बाकी 3 लाख सेव किए, तो वो 3 लाख इस महीने के, अगले महीने के 6 माह की स्टेटमेंट में आपका 12 लाख हो तो वो कहेंगे ठीक है ये इसकी ऑन मनी है। अब ये नहीं है कि आपका ज़ीरो है, आपने रशीद से, जुल्फ़िकार से पैसे लिए, 2-4-5 लाख रुपए अकाउंट में डाल के आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो वो यही कहते हैं कि ये बंदे ने सिर्फ वीज़ा पर्पज़ के लिए डाले हैं पैसे। सो बेसिकली अगर 3 महीने की स्टेटमेंट में आपका 2 महीने वो जो है फ्लो में आने चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा मनी उसमें शो ना हो कोई।
राइट बट ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि जी आपके अकाउंट में लेट से मिनिमम 10-15 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए, तो वो अगर आपका थ्रेशोल्ड नीचे भी जा रहा है वो उससे तो फ़र्क दैट नहीं इज़ होता। फाइन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जी जी और अगर वो नीचे भी गया है लेकिन अगले महीने फिर आपके पास पैसे हैं और वो वापस उसको वो जंप कर लेता है, तो वो मेंटेन रहता है। हाँ जी। और ये जितने आसियान कंट्रीज़ हैं इसके लिए आमतौर पे 2-3 हज़ार डॉलर्स जो है वो इसकी अराउंड $1,000 थे, लेकिन $2,000 हम कहते हैं, फैमिली होती है ना, अच्छा $1,000 ईच पर्सन के लिए। अगर आप होने फैमिली चाहिए के आपके। मेंबर हैं 4, तो तकरीबन आपके पास $3-4 हज़ार होना चाहिए। और जब आप कहते हैं कि जी कम से कम $1,000 एक बंदे का होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि एट द पॉइंट जब आप स्टेटमेंट अपनी लगा रहे हैं जी जी। उस टाइम पे जो आपका बैलेंस आ रहा है अकाउंट में उसकी हम बात कर रहे हाँ हैं। जी हाँ जी, एंडिंग बैलेंस। एंडिंग बैलेंस जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। जी जी। राइट बट अगर आपका लेट से एक टाइम पे बहुत ज़्यादा भी आसियान रहा है, कंट्री में आपको बैंक स्टेटमेंट में बस शो पेमेंट होनी चाहिए। कहीं थाई तो ये भी कहते हैं कि आपकी अगर 2 महीनों में ट्रांजैक्शन नहीं है, उस पर भी इतराज़ करते थे पहले तो, अच्छा कि आपने 2 महीने में ट्रांजैक्शन नहीं की तो हमें पूरी 6 महीने की ट्रांजैक्शन चाहिए। अच्छा 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 कहीं आपने बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए जनवरी में और आपने जून में निकाली स्टेटमेंट, आपकी 1 महीने की स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। जनवरी से आपने जून तक कोई और ट्रांजैक्शन आपने नहीं की। ओके राइट राइट। लेकिन ये थाई का करता है सिर्फ। सो हर मुल्क का अपना उसका हर तरीका है। कंट्री जैसे यूके में आपकी हर पेमेंट के ऊपर वो नज़र होती है कि कहीं से एक्स्ट्रा पेमेंट अगर किसी दोस्त ने भी आपके अकाउंट में डाल दिया है, लेकिन आपको उसका सबूत लगाना पड़ेगा। अच्छा और बाकी अमेरिका कनाडा, अमेरिका तो देखता ही नहीं है, वो तो आपका इंटरव्यू बेस पे होता है सिर्फ वीज़ा। आसियान के अंदर कोई ऑन अराइवल वीज़ा भी है किसी कंट्री का, या सबका अप्लाई करना पड़ता है वीज़ा? सबको अप्लाई करना पड़ता ऑन अराइवल नहीं है। है। ऑनरेबल पहले इंडोनेशिया ने किया था, लेकिन ख़त्म कर दिया वो। अच्छा उसकी क्या वजह बनी? बस ये तो गवर्नमेंट की लेवल की बातें होती हैं उनकी अपने आपस में। मलेशिया का भी हुआ था ऑनरेबल कुछ टाइम के लिए। ऐसे तो थाई का फ्री वीज़ा भी किया हुआ था टूरिज़म प्रमोट के लिए पहले, अभी तो 2-3 सालों से नहीं किया, लेकिन पहले वो कुछ माह के लिए ना 0 फीस के साथ वीज़ा देते थे अपने टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए। तो आमतौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं आसियान कंट्रीज़ में अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको बनाने के लिए। जी जी। तो ये क्या वाकई इनको फ़ायदा होता है अगर वो यूरोप में या फिर अमेरिका में जब बाद में अप्लाई कर रहे होते हैं? बिल्कुल फ़ायदा होता है। ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट को एक मेंटेन करके अप्लाई किया जाए तो उससे तकरीबन 50% ऐसे लोग होते हैं जिनको उम्मीद नहीं होती कि वीज़ा लगने का लग भी जाता है। डेंकी से बहुत बेहतर है, डेंकी से जान जाती है। इस तरह अप्लाई करेगा, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो जान तो नहीं जाएगी ना उसकी, तो दोबारा अप्लाई कर लेगा। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाए और एक अच्छे कंसल्टेंट से, ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके और उसकी गाइडलाइन पे चले। ये नहीं है कि बहुत सारे एजेंट है, एजेंट वैसे बदनाम है, लेकिन अच्छे एजेंट का नाम लिया है मैंने, ठीक है। ये नहीं है कि मेरे पास ही आए, लेकिन और भी अच्छे लोग होते हैं। और वो जिस तरह आप कह रहे थे कि अगर वीज़ा रिजेक्ट भी होता है तो एटलीस्ट आपको रीज़न तो पता चलेगी ना। देखिए रिजेक्ट होता है तो वो वीज़ा ऑफिसर आपको बताएगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ये ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या आप वापस नहीं आओगे। जैसे वो कहता है कि वापस नहीं आओगे तो फिर आपको शो करना पड़ेगा, यार ये मेरी हिस्ट्री है, या मेरा ये FRC है, मेरी बीवी बच्चे इधर हैं, मेरी प्रॉपर्टी है इधर, मेरा शॉप है या कारोबार है, मैं वापस दूंगा। एक अंडरटेकिंग बना के दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं है तो फिर आप 2-3-4 कंट्रियों के दोबारा ट्रैवल हिस्ट्री एक करके चले जाएँ। ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद ऐसा होता है कि आप जनवरी में ट्रैवल हिस्ट्री बना के आए, ये नहीं है कि फरवरी में आपने अप्लाई कर दिया वीज़ा, क्योंकि वो वीज़ा ऑफिसर कहता है कि अच्छा तो ये इसने यूके के या शेंजन वीज़े के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है। कम से कम आप 3 से 6 माह का गैप रखना चाहिए कि एक ट्रैवल हिस्ट्री आप करके आए हैं, वो कहेंगे अच्छा अभी इसने 5 या 10 लाख रुपए खर्च किया है और अभी फिर जा रहा है टूरिज़म के लिए। और इसमें इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आपका स्टे कितना है उन मुल्कों जी में, हाँ जी। क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर ओवर स्टे किया है तो वो रादर आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। जी वो कहीं भी वीज़ा फॉर्म होते हैं आप फिल करते होंगे, वो आपसे पूछते हैं 90 डेज अबव तो स्टे नहीं है, तो आपको मेंशन करना पड़ता है फिर उसमें। वो इसीलिए पूछते हैं कि 3 महीने क्या करता रहे। टूरिज़म के लिए 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 माह। जो आमतौर पे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसमें बहुत सारे लोग हेल्प लेते हैं कंसल्टेंट्स की, तो क्या सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है? तो क्या फिर भी क्या आपको लगता है कि ज़रूरत होती है एजेंट्स की या कंसल्टेंट्स की हेल्प के लिए? देखें एम्बेसीज की हर साइट पे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उसको प्रॉपर
प्रेजेंट करना भी एक बहुत बड़ा फ़न है, जो आप कंसल्टेंट या एजेंट के बेशक आप अपना करें, लेकिन मशवरा लाजमी कर लिया करें। कई दफ़ा अच्छे मशवरे मिल जाते हैं जी। स्पाउस वीज़ा में डॉक्यूमेंटेशन है, उसके रूल्स हैं, उसकी लैंग्वेज कोर्स भी कभी मांगते हैं। हर चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि स्पाउस वीज़ा है कि उसमें जो बंदा उसका वहाँ पे अगर यूरोप में यूके में वो टैक्स पेड है या नहीं है। अगर टैक्स नहीं पे कर रहा है उसका स्पाउस वीज़ा नहीं लगता। अच्छा, तो वो फिर एजेंट से वो आपको गाइडलाइन देगा, फिर टैक्स रिटर्न बना के हर चीज़ प्रॉपर उसको करनी पड़ती है। और उसमें भी स्पाउस वीज़ा में भी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो नहीं कोई अच्छा वो नहीं चाहिए उसके लिए फ्रेश पासपोर्ट हो कुछ तो। नहीं। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री फिर किस किस्म के पासपोर्ट के लिए चाहिए होती ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ विजिट वीज़ाज़ के है? लिए विजिट वीज़ा के लिए जी। आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए, स्पाउस वीज़ा के लिए कोई ट्रैवल हिस्ट्री कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, फैमिली वीज़ा के लिए कोई ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ टूरिज्म के लिए चाहिए। कई बच्चे बाहर होते हैं, अपने वालिदैन को बुला रहे होते हैं, कोई ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। और बैंक स्टेटमेंट उस सूरत में चाहिए बैंक होती है? स्टेटमेंट तो या तो जो स्पॉन्सर कर रहा होता है उसकी भी लगती है, लेकिन जो जा रहा होता है उसकी भी लगती है। और जो स्पॉन्सर लेटर होता है वो कितना मैटर कर रहा होता है इस तरह के? देखें, स्पॉन्सर लेटर रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन हो, कोई फ्रेंड है, उससे जितना ब्लड रिलेशन होता है उतना पावरफुल होता है। अच्छा, या कंपनीज होता है, कोई कॉन्फ्रेंस आ जाती है, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कि अब ये है कि एक बंदा डॉक्टर है, वो जहाज़ों की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा है। कौन से वाले जहाज? राफेल। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता ना। अगर डॉक्टर है तो वो मेडिकल की ही कॉन्फ्रेंस में जाएगा, ठीक है। अगर इंजीनियर है तो उसी कॉन्फ्रेंस में जाएगा। तो उससे भी मैच होनी चाहिए हर चीज़। और इसी तरह अगर आपको कंपनी की तरफ से लेटर आ रहा है जी जी, तो वो भी कंपनी आपकी एक्सपर्टीज के साथ कोई लिंक होना वो चाहिए। आपके ऑफिशियल कारोबार के साथ होना चाहिए। और क्या अगर वो एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर है और वो जर्मनी में बैठा हुआ है या फिर वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो वो अगर आपको बुला रहा है तो क्या उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी वो उसके साथ मैच करनी चाहिए? मतलब उस कंपनी की तरफ से आपको पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या वो चेक करते हैं? नहीं, वो इस तरह नहीं होता। वो तो एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए है ना, या एडवाइज़र है या कुछ है, या फिर कोई प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए जा रहा है, या उन्होंने एक एक्सपो जो होता है, एक्सपो वगैरह उन्होंने अटेंड करने के लिए उसी कारोबार के लिए ना लगाई होती है, जिसमें बहुत सारी दुनिया वहाँ पे अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। उसको अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए वो नए लेटेस्ट अपने व्यू को देखने के लिए जाते हैं ना फिर लोग, कि मैं पाकिस्तान में हूँ, लेटेस्ट मशीनें आई हैं, कुछ आई हैं, उनको वो वहाँ पे जब बहुत दुनिया से लोग आते हैं ना फिर, तो एक्सपो को फिर वो इस तरह वो अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। और आमतौर पे ऐसा भी होता है कि अगर आपने विज़िट वीज़ा लगवाया है लेकिन आप किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ में वहाँ पर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या वो आपकी वजह बन सकती है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपका ट्रैवल बैन हो जाए या आपको वहाँ से इजेक्ट कर दिया जाए? वो असल में इतना मायने नहीं रखती, क्योंकि वो आउट ऑफ रिकॉर्ड होती है ना। अच्छा। अगर आप विज़िट में ही बिज़नेस करके आउट ऑफ रिकॉर्ड आ जाते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, तो वो तो इतना वरी नहीं करती। मेरा एक दोस्त जो है वो अमेरिका का, उसका विज़िट वीज़ा था उसके पास, और जब वो जो पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर होता है उसने जब उससे पूछ की तो उसने बता दिया कि मैं तो अपने कंपनी के काम से आया हुआ, तो उसको वहीं से उन्होंने वापस भिजवा दिया। तो ऐसा आमतौर पे बाकी मुल्कों में भी होती है इस तरह की प्रैक्टिस? देखें, ये तो मलेशिया भी आपको डिपोर्ट कर देता है, अच्छा, थाई भी डिपोर्ट कर देता है। तो ये तो वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% एंट्री मिले। अच्छा जी, वो तो वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड करता है। आपको उसको सेटिस्फाई करना होता है कि आप इन टाइम वापस चले जाएंगे। राइट जी, या अगर अमेरिका का तो ये लॉ है कि आपने जो फॉर्म फिल किया उसी फॉर्म ही वहाँ पे आपका वीज़े के ऊपर फॉर्म नंबर, एक वीज़ा नंबर लिखा होता है, उसको वीज़ा नंबर पंच करते हैं, सिस्टम में सारा आ जाता है कि आपने किस पर्पज़ के लिए अप्लाई किया था। जी, और जो इंटरव्यू आपका पहले हुआ होगा यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी ये जो लिखा हुआ है उसने, तो वो उसके साथ मैच कर लेंगे। जी और अगर आपकी बातें मैच नहीं कर रही हैं तो वहीं से वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये बाकी मुल्कों में भी आप कह रहे हैं? सब यूरोप में भी है, तुर्की में भी है,
लेकिन जो ट्रैवलर होता है उसको नहीं करते। सो आमतौर पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे सवाल पूछ रहे होते हैं वो उनका क्या मकसद होता है? वो सिर्फ ये चेक करना चाह रहे होते हैं, असेस करना चाह रहे होते हैं कि क्या आपने जो अपनी बातें लिखी हुई हैं वो जेन्युइन हैं और आप वापस टाइम पे चले देखिए जाएंगे? वो भी एक बहुत जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि रीड करना कस्टम जो सामने उसका बंदा बैठा है, खड़ा है, जो भी है, जो ट्रैवलर है, हाँ। हाँ जी। तो वो कोई डरना नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। तो मैं तो एक दफ़ा अभी मेरा ग्रुप गया मलेशिया, उन्होंने होटल बुकिंग की थी, पेड नहीं थी। उन्होंने होटल फ़ोन किया इमिग्रेशन वालों ने, वो कहते हैं बुकिंग है लेकिन पे नहीं है। तो फिर उन्होंने उसी टाइम उसे कहा कि पे करो, तो पे की तो उतने दिन की उनको एंट्री दी जितने दिन का होटल किया उन्होंने। अच्छा, ताकि एक बंदे ने एक दिन का होटल लिया, उसको एक दिन की एंट्री दी है। एक दिन की entry थी इसको। तो बाद में अगर वो एक्सटेंड भी करना चाहे तो एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी जी, वो तो फीस पे करके एक्सटेंड कर लें। कुछ जिन कंट्री का लॉ है एक्सटेंशन, जिनका नहीं है वो वहाँ पे नहीं कर सकते जी। इसलिए आप कोशिश करें हमेशा होटल बुकिंग कंफर्म पेड लेके जाएं, रिटर्न टिकट लेके जाएं, और जो भी चीज़ है उसको पहले से आपको पास पता होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मोबाइल में डेटा आप अपना यूएस जा रहे हैं तो सेव करके, या वो फ़ोन ही ना लेके जाएं। अच्छा, अपना फ़ोन जो आपका, वो भी उसके ऊपर भी आपकी फेसबुक, हर चीज़ को नज़र रखते हैं वो। सो अगर फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आप उसको कोई शक होता है तो वो आपसे आपका मोबाइल मांगता है, जी जी। और वो अगर सर्च करता है आपकी व्हाट्सएप हिस्ट्री में, लेट से आजकल जो ऑनगोइंग बातें चल रही हैं जंग के हवाले से या जो पिक्चर अरब है, कोई कॉन्फ्लिक्ट के हवाले तस्वीर से, है, हाँ जी। तो वो सर्च करता है, कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जो उसको लगता है कि मशकूक है, तो वो भी आपका बायस बन सकता है हाँ जी, डिपोर्टेशन हाँ के जी, लिए। बिल्कुल। और एक दफ़ा डिपोर्ट हो जाएं आप, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा जो है वो एंट्री के लिए आपको दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ वीज़ा कंट्री कैंसिल हो जाएगा। का वीज़ा कैंसिल नहीं करते, अमेरिका वीज़ा कैंसिल कर देता है आपका, अच्छा, तो फिर नया वीज़ा आपको लेके जाना पड़ता है। मैं गया था, उन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया अमेरिका में, दूसरी की तीसरी दफ़ा गया था। तो वो कहते हैं कि आपने कहा कि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मेरे मोबाइल में तस्वीरें थी किसी के घर बैठ के खाना खा रहा था। तो वो कहते हैं ये क्या है? तो मैंने कहा माई कस्टमर, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ 20 साल से, तो मैंने बहुत सारी दुनिया को अमेरिका में टिकट बनाए हैं, किसी ने मुझे इनवाइट कर लिया डिनर पे, तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट ना करूँ? मैं पाकिस्तान से इतना दूर गया हूँ, तो हज़ारों मेरे दोस्त हैं, हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं खाना भी ना खाऊं? किसी ने इनवाइट किया तो उसने मेरे 1 घंटा इंटरव्यू लेके आखिर में उसने मुझे एंट्री दी, फिर बड़ी मुश्किल से। राइट। वो कहता है ये तस्वीरें, वो तस्वीरें। मैंने कहा मेरी सिस्टर आई हुई थी, मैंने उससे सवाल के जवाब दिए, अच्छा, फिर उसने दे दी एंट्री। परेशान किया उसने लेकिन। परेशान तो देखें, अगर आम बंदा कहता है मैं डिपोर्ट कर देता हूँ, मैंने कहा मैं कनाडा चला जाता हूँ, लेकिन उसने पूरी अपनी तसल्ली करके उसके बाद एंट्री दी। तो आप ये कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि जो आपके रेगुलर इस्तेमाल में मोबाइल फ़ोन है उसकी बजाय एक फ्रेश मोबाइल आप ले जाएं। हाँ जी, वो ट्रैवलर, ज़्यादा बेहतर है। ट्रैवलर मोबाइल। हाँ, मतलब कुछ तो, वरना उसके अंदर हिस्ट्री होनी चाहिए ना। अगर बिल्कुल ही ब्लैंक मोबाइल होगा तो वो भी मशकूक बात लगेगी, राइट? वो तो फिर कुछ नहीं होता ना, मशकूक तो नहीं होता। अच्छा, उसे कहो ये ट्रैवलर मोबाइल है, बाकी तो मेरा बिजनेस होता है, उधर यूज़ होता है ऑफिस में। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आजकल जंग भी लगी हुई है, तो देखिए कुछ ना कुछ जंग लगी गपशप लग रही है, हुई। आप व्हाट्सएप में किसी ने कोई पिक्चर भेजी, वो गैलरी में आपकी सेव होगी। कोई पिस्टल की भी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। तो वो हर चीज़ आप ट्रैवल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन कंट्रियों को आप ट्रैवल करने से पहले अपने मोबाइल को साफ़ क्लीन करके चेक कर लें कोई, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आजकल हमारे दोस्त यार भी जो होते हैं हर चीज़ की शुगल बेचते रहते हैं ना, तो उसको सारा आप अपने मुताबिक रखें उसको, क्योंकि उसके पास कुछ भी फ़ोटो आ गई तो वो तो शक में आ जाएंगे, बेशक आप ना भी हों। और अमेरिका के लिए भी जो है वो शो मनी चाहिए होता है, मतलब आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो कैश साथ लेके जाना होता है। देखें दुनिया के कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं विज़िट पे, शो मनी मस्ट है। कम से कम $1000 आपके पास पर डे $100, क्योंकि वो आपने होटल रहना, खाना पीना, घूमना, तो इतना आपको होना चाहिए। बट अगर आपका स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, स्पॉन्सर अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं, अगर आपकी यूके में जा रहे हैं फैमिली है, तो फिर उसको इतना मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ
अपना होना होने चाहिए। चाहिए। जी जी। उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, आपके ख्याल से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको जेहन में रखना चाहिए? जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उनको तो मस्ट कंफर्म होटल बुकिंग और टूर गाइड को हायर लाजमी कर लें। अच्छा। जी, ताकि वो अगर कहीं ट्रैवल, एक तो इतना पैसा लगा के जा रहे हैं, अगर उस कंट्री को एंजॉय ना किया तो फिर क्या फ़ायदा उसका। और दूसरा मेरे ख्याल से वो जो एक्सपीरियंस होता है ना एयरपोर्ट पे भी, आप पहली जी, दफ़ा जी। हैं तो वो भी थोड़ा ज़रा परेशान कौन होता है, क्योंकि आपको समझ नहीं लग रही होती क्या करना। जिस तरह मेरा जब पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ तो मैं यूके जा रहा था, तो उसमें वो ऐसे वो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दुबई से। अब वो दुबई जब वहाँ पर फ़्लाइट उतरी है तो ज़ाहिर है जो जिन्होंने जाना आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उसके लिए वो दे वर स्टैंडिंग देयर और वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और जब वो निकले तो मैं अपने पता नहीं किस शुगल में लगा हुआ था, तो वो मेरे से गुम हो गए। तो उसके बाद इट टुक मी सम टाइम टू फिगर आउट कि किस टर्मिनल पे जाना। और दुबई का अगर हाँ आपका जी। पहला एक्सपीरियंस है तो इट्स अ वेरी लार्ज एयरपोर्ट, तो वो टर्मिनल ढूंढना और फिर वहाँ पर टाइमली पहुँचना, क्योंकि वो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो फ़ौरन उसके बाद थी। फिर उसके बाद जो है वो टू मेक श्योर दैट यू आर देयर ऑन टाइम, क्योंकि उन्होंने वेट नहीं करना है, आप वहाँ पर हैं तो वो जाएंगे, वरना फिर देखिए, वो। मैं तो एक ही मशवरा देता हूँ कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो, हाँ। जैसे ही अगला बोर्डिंग हो, आजकल तो वहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती हैं कि आपकी अगली फ़्लाइट नंबर और गेट नंबर। जैसे ही आपको गेट नंबर नज़र आए उस फ्लाइट नंबर के साथ, उस गेट नंबर के पास पहुँच जाएं। वो जब भी आपने ट्रांजिट हो 6 घंटे का भी हो, अगर सोना भी है तो उस गेट के पास ही सोएं। वो एयरलाइन वाले उठा लेंगे आपको हैं। लेकिन अगर आप उसके करीब करीब नहीं नहीं होंगे तो vicinity फिर में, तो वो छोड़ देंगे। आपकी मिस भी हो सकती है। तो गेट नंबर बोर्डिंग पे भी इशू होता है, सम टाइम फ़्लाइट लेट होती है, गेट चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन आपने अपने बोर्डिंग कार्ड के गेट नंबर को फॉलो नहीं करना। जो वहाँ पे LCD लगी होगी उसके ऊपर गेट, एक दफ़ा मैं गया हूँ 46 था गेट, तो मैं उसके ऊपर बैठा हुआ, जब फ़्लाइट हुई तो मैंने कहा 46 है ये फ़्लाइट आपने इस्तांबुल की क्यों लगा दी, इस्लामाबाद की थी। वो कहते हैं वो तो 56 पे चली गई है। अच्छा, तो चेंज भी करते रहते हैं वो? फिर 10 मिनट में मैं बहुत मुश्किल से उस पर पहुँचा। क्योंकि 46 से 56 भी हाँ कोई जी, डिस्टेंस होगा काफ़ी। जी जी। और अगर आपने लगेज भी साथ हैंड उठाया कैरी हुआ वगैरह है, होता हैंड है कैरी तो होता है, मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाता है, लेकिन मिल गई थी। अच्छा अच्छा। और ये जो आमतौर पे होता है कि एयरपोर्ट कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए फ़्लाइट से, इसका क्या रूल है? देखें, 3 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए एयरपोर्ट पे। अच्छा। क्योंकि सम टाइम रश होता है, लाइन में इमिग्रेशन भी, क्यू, सामान, कस्टम चेक, हर चीज़ चेकिंग होती है। क्योंकि 1.5 घंटा पहले इंटरनेशनल, 1 घंटा पहले 60 मिनट है, लेकिन कुछ एयरलाइन 90 मिनट पहले भी बोर्डिंग बंद कर देती हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर वो बंदे को वापस जाना पड़ता है। और इसकी क्या वजह होती है? ऐसा भी होता है कि हर एयरलाइन अगर उसकी कैपेसिटी 200 की है, वो 210 या 25 बुक करती है, क्योंकि वो 5% नो शो इस तरह के कस्टमर एक्स्ट्रा बुक करते हैं। किसी का इमिग्रेशन का मसला कुछ भी है, ताकि वो उनकी फ़्लाइट्स फुल जाए। राइट। तो सम टाइम आप लेट पहुंचेंगे, बेशक बोर्डिंग काउंटर पे पहुंच जाएं, अगर 200 बोर्ड हो गए हैं तो 201 सीट ही नहीं है, तो आपको वहीं से भी वापस जाना पड़ता है। लेकिन वो चलो एयरलाइन आपको फिर चेंज कर देती है, लेकिन ऐसा भी होता है वीज़ा भी एक्सपायर हो सकता है। तो बेसिकली वो मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जब 200 उनके पूरे हो गए फॉर एग्जांपल, तो दे वुड से कि बोर्डिंग क्लोज है, सो दैट उनके एंड पे फिर कुछ हाँ जी, वो जिम्मेदारी लेट रिपोर्ट भी लिख देते हैं। ओके। फ़्लाइट बोर्डिंग पे आपके टिकट पे लिख दिया लेट रिपोर्ट, तो वो आपके रिफंड भी नहीं हो सकते? रिफंड सब चार्जेस लगेंगे आपके उस पर। ओह अच्छा अच्छा। डिनाई बोर्ड पे आपको एयरलाइन सब कुछ अकोमोडेट करेगी। और अगर 90 मिनट्स का टाइम उन्होंने अगर रखा हुआ है बोर्डिंग उसमें का, आप आ गए, वो डिनाई बोर्ड कर देंगे उसको। अच्छा, डिनाई, और उसमें रिफंड होता है? उसमें हर चीज़ आपको फ्री चेंज करके देंगे। ओके राइट। सो 90 मिनट्स के अंदर है तो फिर आपको वो रिफंड मिल जाएगा, चेंज अगर भी आप कर देंगे। इंटरनेशनल से वापसी पे आ रहे हो तो आपको होटल्स, डॉलर, हर चीज़ भी अकोमोडेट करते हैं एयरलाइन वाले। अच्छा। अगर उनकी गलती हो तो। सो मेरा एक इसी तरह से एक एक्सपीरियंस रहा कि जब मैं यूके की फ़्लाइट से वापस दुबई पहुंचा हूं, और फॉग की वजह से जो दुबई से पाकिस्तान फ़्लाइट आनी थी वो जा चुकी हुई थी। तो जो उससे नेक्स्ट फ़्लाइट थी दुबई से पाकिस्तान की, वो 24 घंटे के बाद थी। तो उसमें इस तरह के केस में आमतौर पे क्या होता है कि जो, चूँकि मुझे याद है आई थिंक वो एमिरेट्स की थी, तो उन्होंने अकोमोडेट किया था जितने भी पैसेंजर्स थे उनको, उन्होंने अकोमोडेशन भी दिया। अकोमोडेशन भी देते हैं, वीज़ा भी देते हैं और डॉलर भी देते हैं।
अच्छा, मेरी सिस्टर थी ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी दुबई एक दिन स्टे करके आगे पाकिस्तान आ रही थी। तो जब पाकिस्तान वाली फ़्लाइट फुल हो गई तो उन्होंने कहा कि हम आपको सेम रूट का सेम टिकट भी देते हैं, होटल भी देते हैं, और दुबई से इस्लामाबाद जो कल फ़्लाइट जा रही है उसमें बिज़नेस क्लास भी देते हैं। तो ये भी अवेल हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन आपको फिर भी निगोशिएट करना पड़ता है उनसे, क्योंकि उनकी पहली कोशिश ये होती है कि आप हाँ जी, वो तो आपने ट्राई तो करनी होती है, ट्राई करनी होती है। हाँ। लेकिन वो रूल है ना, अगर रूल आपको बोलेंगे तो आपको देंगे, अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे तो आपको सिर्फ होटल दे के अगले दिन में आपको दे देंगे। और जो आपके इस्लामाबाद में जो ड्रॉप बॉक्स हैं आसियान कंट्रीज़ के वाले से, ये ड्रॉप बॉक्स क्या होते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है? देखिए, ड्रॉप बॉक्स का मतलब होता है कि एम्बेसी का एक अथराइज एजेंट है। अच्छा, आप एम्बेसी के पोर्टल पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, उनका नाम लिखा हुआ है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप एक अथराइज बंदे के पास जा रहे हैं और वहाँ पे आपको किसी किस्म का फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर फ्रॉड करेंगे तो आप एम्बेसी में उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। राइट राइट। उसमें आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं, वो क्योंकि जो एजेंट होता है उसके पास सारा डेटा होता है एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो उसके मुताबिक आपका वीज़ा अप्लाई करता है। बिल्कुल। तो आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने एजेंट को दिया, वही आपका सारा वीज़ा प्रोसेस करके दे देता है आपको। तो इसलिए बेहतर है कि आप Authorized agent के पास ऑथराइज जाएं। एजेंट्स जो है उनको यूज़ करें। मुदस्सिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you बहुत so शुक्रिया, much। आपके इंसाइट से जो है ना वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जी जी। एंड आई होप टू सी यू सून अगेन।